हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आपका हिंदी ऑनर्स का कोर्स है दिल्ली विश्वविद्यालय में। उसके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है रीतिकाल। रीतिकाल के काव्य धारा को भी आपको पढ़ना है, जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा आते हैं। तो हम आज इन पर बात करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में हर बार इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये ज़्यादा प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे परिचय के साथ। विक्रम संवत 1700 से 1900 ईस्वी में 1643 से 1843 का समय उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहलाता है। जैसे कि हमने रीतिकाल पढ़ा था, जिसका समय 1700 से 1900 जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनके अनुसार ही माना जाता है, और इसको उत्तर मध्यकाल नाम से भी जाना जाता है और रीतिकाल नाम से भी जाना जाता है। इस युग के कवि प्राय दरबारी कवि थे, जिनकी कविता का मुख्य उद्देश्य आश्रयदाता को प्रसन्न कर अर्थ लाभ करना था। इस कारण आचार्य कर्म कवि कर्म के साथ साथ चलते रहे। मतलब यहाँ पे ये है कि जो मतलब दरबारी कवि उन्हें कहा जाता था जो राजा महाराजा के अंदर, जैसे कि आप ने देखा होगा कि जो अकबर था, फिर उनके में जो दरबारी कवि जैसे कि तानसेन थे, तो वो एक तरह से दरबारी कवि के रूप में थे। यानी कि जो राजा है जिनके शासन में जो कवि हैं, वो दरबार में जो कवि हैं वो एक तरह से दरबारी कवि हैं, जिनकी मतलब जो कविताएं लिखते थे, जो काव्य करते थे, इनका मकसद ही, मतलब इनका जो मूल उद्देश्य था वो था कि जो उनके आश्रयदाता से अर्थ है कि जो उनका पालन पोषण करना है, भरण करना है। तो यहाँ पे मतलब जो राजा महाराजा हैं उनको खुश करके, अर्थ का मतलब यहाँ पे पैसे से है, और लाभ मतलब यही कि वो पैसा सम्मान कमाना चाहते हैं, उनका जो अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करके। आगे है रीतिबद्ध काव्य में वे कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि उन्हीं के आधार पर रचनाएं की। इसके विपरीत कुछ कवियों ने स्वतंत्र भावाभिव्यक्ति की, जिन्हें रीति मुक्त काव्य धारा में रखा गया। इस युग में हिंदी की रीति ग्रंथ परंपरा, आचार्य केशव सतसई परंपरा, बिहारी तथा रीति मुक्त काव्य धारा की नवीनता भी प्रमुख विशेषताएं हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इस दौर में कविताएं लिखी जाती थी वो अतिशयोक्तिपूर्ण होते थे, जैसे कि सुंदर शब्द अलंकार, मतलब कि साहित्यिक सजावट, यानी कि अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के खूब अच्छा था, क्योंकि राजा के बारे में कोई बुरा बोल नहीं सकता। अगर कोई दरबारी जो कवि हैं अगर बुरा बोल देते हैं तो उन्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा, या तो पूरे नगर से, साम्राज्य से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए वो अपने राजा को खुश करने के लिए बहुत ही अच्छे मतलब कि शब्दों का चयन करके अपनी कविताएं पेश करते थे, जिससे राजा खुश होकर उनको इनाम के रूप में पैसे या मतलब उनके जो रहने के लिए मतलब इनाम देता था उनको। तो आइए अब हम रीतिकालीन कविता का अर्थ व स्वरूप जानते हैं। रीति शब्द का अर्थ, संस्कृत में वामन जो आचार्य हैं ने इसे विशिष्ट पद रचना, यानी कि खास तरीके से शब्दों की रचना कहा, जो काव्य की आत्मा है। हिंदी में विद्यापति के समय से यह काव्य रचना की पद्धति या शास्त्र का मतलब बन गया। रीतिकाल में रीति का अर्थ रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि काव्य की हिस्सों का वर्णन है। रीति काव्य वह है जो नियमों अर्थात लक्षणों के आधार पर लिखा जाता है, जैसे संस्कृत यहाँ पे शास्त्रों की नकल पर। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ये समय है, मतलब कि यहाँ पे जो रीतिकाल है, और रीतिकाल का जो अर्थ बताया गया कि जैसे कि आचार्य वामन है जो विद्वान है, उन्होंने कहा कि रीति यानी कि शब्दों की खास तरीके से सजाना, जो कविता को जो कविता के लिए आत्मा का काम करता है। और इसमें जो फिर बाद में इन्होंने जो हिंदी में रीति का मतलब बताया कि कविता लिखने का तरीका और उसका शास्त्र, जिसमें रस अर्थात भाव, अलंकार अर्थात सजावट, छंद अर्थात लय की बात हो रही है, और शब्द शक्ति यानी कि शब्दों का प्रभाव का वर्णन किया जाता है। और रीतिकाल में जो कवि थे वो काव्य शास्त्र, जो संस्कृत के नियमों के आधार पर कविताएं लिखते थे, यानी कि जो नियम से बंधा हुआ करता था, इस प्रकार के जो नियम कानून होते थे वो रीति मतलब संस्कृत काव्य शास्त्र में चलता था। अब हम इसके बात करेंगे कि जो इसका स्वरूप है। स्वरूप के अंतर्गत जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त आता है, उसे हम जानेंगे।
इस युग के कवि ज्यादातर राजदरबारी थे जो आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए श्रृंगार अर्थात प्रेम पर लिखते थे, यानी कि कविताएं प्रेम पर ज्यादा लिखा जाता था। भक्ति और नीति गौर थी, यानी कि भक्ति नीति पर भी बात की जाती थी पर ज्यादा फोकस प्रेम पर बात किया गया। कविता को 3 धाराओं में बांटा गया। स्वरूप की बात की जाए तो आप इन्हीं के बारे में बताएंगे, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। मतलब कि यहाँ पे जो इसकी धाराएं हैं, रीतिबद्ध का मतलब ये है कि जो नियम बताने वाली कविताएं होती हैं, जैसे कि काव्य शास्त्र की किताबें, जैसे कि आपके 4th सेमेस्टर में आपका काव्य शास्त्र ही लगेगा तो आप उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि काव्य शास्त्र क्या है। आगे है रीति सिद्ध, यानी कि नियमों के आधार पर कविता लेकिन बिना नियम बताए, मतलब कि जो कविताएं होंगी वो नियम पे लिखे जाएंगे। आगे है रीति मुक्त, मतलब कि नियमों से आजाद दिल की भावनाएं व्यक्त करने वाली कविताएं। इस युग में कविता में कला अर्थात अलंकार की प्रधानता थी, लेकिन कुछ में भावना थी। आपको अगर मैं मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो जैसे कि एक जो कवि है या जो मान लीजिए कि एक कवि है और वो अपनी जो कविता है वो कविताएं लिख रहा है, मतलब कि पूरे नियमों का पालन करके, तो वो रीतिबद्ध के अंतर्गत आता है। और मतलब कि अगर वही कवि यानी कि नियमों को ध्यान में रख रहा है लेकिन अपनी मर्जी से ही वो कविताएं कह रहा है तो ये रीति सिद्ध के अंतर्गत आता है। और जो रीति मुक्त है ये बिना नियम, मतलब कि अपनी मर्जी से बात करेगा और किसी नियम को कानून का पालन नहीं करेगा, तो ये रीति मुक्त यानी कि सभी नियमों कानून से मुक्त होकर स्वच्छंद रूप में। अब हम बात करेंगे रीतिबद्ध काव्य का अर्थ, स्वरूप और विशेषताएं। तो आइए देखते हैं। ये कवि संस्कृत शास्त्रों के आधार पर काव्य के अंगों, रस, अलंकार, छंद के लक्षण अर्थात नियम देते थे और उदाहरण देते थे। मतलब कि अब ये कहा जा रहा है कि ये कवि एक तरह से कि जैसे कि यहाँ पे जो कवि हैं वो संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर कविताएं लिखते थे, मतलब उस नियमों पर लिखते थे और इनके जो उदाहरण भी पेश किया करते थे, जैसे कि रस क्या है, अलंकार क्या है, छंद कैसे बनता है, ये सब इसमें नियम कानून बताए जाते थे। इसमें इसके 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सर्वांग निरूपक, सभी अंगों का वर्णन, जैसे केशवदास, मतलब कि यहाँ पे जो कविताएं के जो हिस्से होते हैं यानी कि रस, अलंकार, छंद, वो सब कुछ इसमें समाहित रहता है। और इसमें जो जैसे कि यहाँ पे जो रीतिबद्ध के जो मुख्य कवि हैं वो आचार्य केशव के रूप में हमें नजर आते हैं, जो सब कुछ इन्होंने लिखा है। आगे है विशिष्टांग निरूपक, 1-2 अंगों पर, जैसे कि आचार्य चिंतामणि, मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 1-2 हिस्सों पर ही लिखा गया, जैसे कि एक तरह से आप मान लीजिए कि रस पे या अलंकार पे लिखा गया तो छंद पे बात नहीं की गई, अगर अलंकार और छंद पे बात की गई तो रस पे बात नहीं की गई। तो यहाँ पे ये ही कहा जा रहा है कि जो नियम कानून है 1 ही 2 माने गए हैं, जिसमें कि जो मुख्य कवि हैं चिंतामणि है। यहाँ पे इसकी विशेषताएं हैं, कविता में कला पक्ष मजबूत, अलंकार का ज्यादा प्रयोग, पंडित्य प्रदर्शन लेकिन स्वतंत्र चिंतन कम, कविता प्रवाह में कमी, आचार्य अर्थात शिक्षक और कवि दोनों भूमिकाएं, मतलब कि यहाँ पे जो कविता में जो कला है, अलंकार या शब्दों की जो सजावट है उसकी प्रधानता दी गई है। पांडित्य अर्थात जो विद्वता दिखाने की कोशिश, जिससे कविता में स्वाभाविक भाव कम हो जाए, यानी कि जो नियम कानून है उसी के आधार पर लिखे जाएंगे, आप उसमें भावनाएं जो अपने डाल रहे हैं उन्हें कम करके। आगे है कवि, आचार्य अर्थात जो शिक्षक हैं और कवि जो दोनों थे, लेकिन कविता में प्रभाव कम था। आगे अब हम बात करेंगे इसमें जो इस समय के जो रीतिबद्ध है काव्यधारा, इसके जो मुख्य कवि हैं उनका हम संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि क्या केशवदास यहाँ पे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त किस काव्यधारा के कवि हैं, तो ऐसे में बार बार पूछता है प्रश्न। इसमें हम केशवदास पे देखेंगे। जन्म ब्राह्मण कुल, ओरछा राजा इंद्रजीत के दरबार में, यानी कि ये बता रहे कि इनके दरबारी कवि थे। आचार्य रूप में महत्वपूर्ण है, इनकी ग्रंथ है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, यानी कि रीति का पहला पूर्ण निरूपण था इसमें, जो भी नियम कानून है इनकी जो रचनाएं हैं इनमें देखने को मिलता है। रामचंद्रिका
बिरह सिंह देव चरित्र। विशेषता है अलंकारवादी, यहाँ पे चमत्कार प्रिय, ब्रज भाषा में श्लेष आदि। कविता में प्राकृतिक वर्णन लेकिन राज सेवा का प्रभाव। हिंदी रीति परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इनका जो परिचय है ये ब्राह्मण कुल के हैं, और जो मतलब जिनके दरबार में लिखते थे, कि जैसे कि यहाँ पे राजा इंद्रजीत के दरबारी कवि थे, और ये हिंदी के जो रीति परंपरा है सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। और इनकी रचनाएं जैसे कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका भक्ति पे जो लिखी गई थी, और जो वीर सिंह देव चरित्र है मतलब कि जो वीर रस पे लिखा गया था, और इस जो मतलब केशवदास हैं उनकी जो कविताएं हैं यानी कि जो उनका काव्य है उनकी क्या विशेषताएं हैं। ये अलंकारों से भरी कविता है। श्लेष मतलब कि 2 अर्थों वाला शब्द पसंद करते थे। ब्रज भाषा में लिखा लेकिन प्राकृतिक वर्णन में राज सेवा का प्रभाव दिखाई देता है। आगे है कि जो इनका महत्व है वो रीति काव्य के, यहाँ पे जैसे कि रीति परंपरा के प्रवर्तक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। अगले जो कवि हैं वो है चिंतामणि, रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। ग्रंथ है कवि कुल, कल्पतरु, काव्य अंगों का निरूपण, पिंगल छंद पर आधारित है। इनकी जो काव्य है उनकी विशेषता है रसिक, श्रृंगार पर जोर, सहज अनुभूतियां, कवि रूप में मतिराम के समकक्ष है। मतलब कि ये रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, और कई जो राजा थे उनके राज दरबारी कवि भी थे। आगे है जो इनकी रचनाएं हैं कवि कुल, कल्पतरु जो काव्य नियम है, और पिंगल पे बात की गई है। और इनकी जो विशेषताएं हैं वो है श्रृंगार रस पर जोर दिया यानी कि प्रेम पे बात की गई है। सरल और गहरी रचना पे जैसे कि दोहा, सोठा, नियम भी इन्होंने लिखा है। और जो मतिराम है उनके मतलब समकक्ष मतलब कि उन्हीं के समान भी ये माने जाते हैं मतिराम। चिंतामणि और भूषण के भाई, कई राजाओं के आश्रित थे। ग्रंथ है इनका ललित, ललाम, रसराज, मतिराम, सतसई, लक्षण, श्रृंगार। इनकी जो विशेषताएं हैं वो है सरस, सुकुमार रचना, दाम्पत्य जीवन के चित्रण में श्रेष्ठ, नायिका भेद के उदाहरण रस है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये चिंतामणि के मतलब जो भाई हैं ये भी कई राजाओं के जो दरबारी कवि थे, और इनकी रचनाएं जो ललित, ललाम और रसराज, मतिराम, सतसई और लक्षण, श्रृंगार है। और विशेषताओं में ये जैसे कि सरस और कोमल कविताएं लिखा है, प्रेम और नायिका भेद के सुंदर उदाहरण रूप इन्होंने पेश किया है। अगले कवि हैं भूषण, मतिराम के भाई, वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि, आश्र छत्रसाल शिवाजी यानी कि शिवाजी महाराज के ये दरबारी कवि थे। इनकी जो ग्रंथ है वो है श्रीराज भूषण, शिवावनी। इनकी विशेषता है वीरता जगाने पर जोर, राष्ट्रीयता और हिंदू मूल्यों का गान, अलंकारों में शिवाजी की वीरता। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मतिराम है, मतिराम का भाई मतलब यहाँ पे भूषण को बताया गया एक तरह से, और छत्रसाल और जो छत्रसाल थे और जो शिवाजी हैं उनके मतलब ये 2 राजाओं के ये आश्रयदाता मतलब ये थे, मतलब कि उनके दरबारी कवि थे, और वीर रस के ये कवि हैं। मतलब कि अभी तक आपने जितने भी कवि को यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे रीतिबद्ध में ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। और इसमें मतलब अगर पेपर में कई बार पूछा जाता है कि वीर रस के कवि कौन है रीतिकाल में, तो आप भूषण का ही नाम बताएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीरता और राष्ट्रीयता की बात इन्होंने किया है। जैसे कि आपने सेकेंड सेमेस्टर में इनकी कविताएं पढ़ी होंगी, जिसमें ये छात्रशाला मतलब जो शिवाजी हैं उनका गुणगान करते हैं वीर रस में। आगे हैं देव, कई आश्रयदाताओं के पास 72 ग्रंथ थे, 25 उपलब्ध हैं, यानी कि इनके कई मतलब आश्रयदाता थे, और इनकी जो 72 रचनाएं थी पर 25 उपलब्ध हैं। ग्रंथ है भाव विलास, अष्टयाम, देवचरित। इनकी जो विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता, कल्पना की उड़ान, रस अभिव्यक्ति, वैराग्य। अन्य में हैं जो भिखारी दास हैं, पद्माकर हैं, कुलपति मिश्र और श्रीपति आदि। अब हम बात करेंगे रीति सिद्ध काव्य धारा पर। इसकी काव्य रूप और विशेषताएं हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या है। अर्थ और स्वरूप, ये कवि रीति नियमों में विश्वास रखते थे लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। स्वतंत्र काव्य रचना रस अलंकार पर
आधारित हैं। व्यक्तिकता यानी कि व्यक्तिगत भाव मजबूत, भाव और कला दोनों संतुलित है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो कवि थे ये रीति नियमों को मानते थे, लेकिन नियमों की जो किताबें लिखी गई थी मतलब उसे मतलब नहीं मानते थे। उन्होंने सिर्फ कविता रची जो नियमों पर आधारित थी। बाकी इसकी विशेषता है चमत्कारपूर्ण उक्तियां, कवि गौरव, रीति की पृष्ठभूमि लेकिन स्वतंत्र रचना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कविता में भाव और कला का जो संतुलन है वो बताया गया है, और जो चमत्कार पूर्ण शब्द यानी कि रस होता है, प्रेम सौंदर्य पर जोर दिया गया है, और व्यक्तिकता पर यानी कि अपने भाव यानी कि जो पर्सनल इमोशंस होते हैं उनको महत्व दिया गया था इस यहाँ पे काव्य में। इसके जो प्रमुख कवियों का जो संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। इसमें है बिहारी, जिनका जन्म ग्वालियर के पास हुआ था, और जो इनके दरबारी कवि थे वो थे यहाँ पे जयपुर के राजा थे, राजा जय सिंह के आश्रित थे, यानी कि राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे यहाँ पे बिहारी। ग्रंथ है इनकी बिहारी सतसई, जिसमें 700 दोहे लगभग हैं। इनकी विशेषता है श्रृंगार प्रधान यानी कि सहयोग पक्ष में, भक्ति नीति और प्रकृति चित्रण, ब्रज भाषा में परिष्कार, सतसई परंपरा के प्रमुख लोकप्रिय। मतलब यहाँ पे इनकी जो मतलब रचनाएं हैं वो है बस बिहारी सतसई है, जिसमें लगभग 713 के आसपास में दोहे शामिल हैं। इन्होंने श्रृंगार मतलब जो मतलब श्रृंगार रस की प्रधानता दी, जिसमें प्रेम पर इन्होंने जोर दिया, भक्ति और नीति के दोहे भी किए, और इसमें ये भी है कि जो इन्होंने जो ब्रज भाषा है उसमें सरलता और परिष्कार की बात की गई है, और जो सतसई परंपरा है उसके ये मतलब एक लोकप्रिय कह सकते हैं प्रसिद्ध कवि हैं। आगे है सेनापति, गंगा किनारे अनूप शहर के हैं ये। इनकी ग्रंथ है कवित्र रत्नाकर, जिसमें ऋतुवर्णन, श्लेष, श्रृंगार, रामचरित्र। इनकी विशेषता है श्लेष प्रिय, ऋतुवर्णन में यथार्थता, ब्रज भाषा में ओज माधुर्य। मतलब यहाँ पे जो इनका जो परिचय है ये गंगा किनारे के अनूप शहर के हैं, और इनकी जो रचनाएं हैं वो कवित्र रत्नाकर है, जिसमें ऋतु, श्रृंगार और राम भक्ति पर जोर दिया है। इनकी विशेषता है श्लेष और ऋतुवर्णन में मतलब ऋतुवर्णन की प्रधानता देते हैं, जैसे ग्रीष्म का वर्णन करते हैं, और मतलब इन्होंने अपने और इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा में ओज और माधुर्य गुण है इनकी रचनाओं में। आगे है बृंद, काशी में पढ़ाई, कई राजाओं के आश्रित जैसे कि औरंगजेब और राजा सिंह। यहाँ पे राज सिंह हैं, मतलब कि इनकी जो जन्म पढ़ाई हुई वो काशी में हुई है, और ये औरंगजेब और राज सिंह के दरबारी कवि थे। इनका जो ग्रंथ है वो है 12 मासा, भाव, पंचाशिका, यमक, सतसई, और इनकी विशेषता है श्रृंगार, शिक्षा, ऋतुवर्णन और यमक अलंकार। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो 12 मासा, भाव, पंचाशिका, यमक, सतसई इनकी रचनाएं हैं, और इनकी विशेषता मतलब कि श्रृंगार रस को प्रधानता दिया, इन्होंने ऋतुवर्णन पे बात किया है और यमक अलंकार पर जोर दिया है। आगे है रसनिधि, इनका जो रचना काल है वो है 1903 से 1960 ईस्वी तक। इनका जो ग्रंथ है वो है रतन हजारा, मतलब दोहा संग्रह है, और 12 मासा। इनकी विशेषता यहाँ पे 12 मासा, इनकी जो विशेषता है जो काव्य की कविताओं की वो है बिहारी की नकल, श्रृंगार, प्रेम, अलंकारिता, प्रिय। मतलब कि बिहारी के जो कविता थे उन्हीं का मतलब इन्होंने कॉपी किया है, और इन्होंने भी श्रृंगार रस में यानी कि प्रेम पर जोर दिया है, और अलंकारों का इन्होंने मतलब प्रयोग किया है, मतलब अलंकारों का प्रधानता है इनके काव्य में। आगे जो है मतलब अन्य जो कवि है उसमें है नृप, शंभु, निवाज, कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण कवि, हट्टी जी आदि। अब हम बात करेंगे तीसरा, रिक्ति मुक्त काव्य का अर्थ, स्वरूप और विशेषता देखेंगे। रीति नियमों से मुक्त स्वतंत्र रचना, भाव पक्ष प्रधान, अलंकारों का बोझ कम, वर, प्रेम व्यथा जैसे घनानंद। यहाँ पे प्रबंध काव्य जैसे लान, लीला वर्णन, नीति, वैराग्य, वीर रस पे बात की गई है। मतलब कि ये कवि जो नियमों से आजाद थे, मतलब कि स्वतंत्र होकर अपनी भावनाएं यानी कि जो उनकी मतलब इच्छा होती थी उस प्रकार की भावना लिखते थे, बिना किसी नियमों के मतलब बिना किसी नियमों का पालन करते हुए।
इसमें है मतलब कि इसकी जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं की बात ही की गई है। स्वच्छंद रचना, प्रेम व्यथा, प्रधान वियोग, सहज भाषा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, फारसी प्रभाव जैसे मुक्तक, खंडिता वचन, सांस्कृतिक बिंब, उद्दांत प्रेम यानी कि यहाँ पे इंद्रिय वासना, और सामाजिकता, स्वस्थ श्रृंगार, लोक जीवन की भाषा। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भावों की प्रधानता दी गई है और जो अलंकार है उसका बहुत कम प्रयोग किया है इन्होंने। और इसमें प्रेम में वियोग यानी कि जो बिछड़ाव है, प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जो उनका वियोग होता है, बिछड़ा होता है, दुख पर इन्होंने मतलब ज़्यादा कविताएं लिखी हैं। और जो संयोग है यानी कि जो प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है, मतलब आनंद होता है, खुशी होता है, उस प्रकार की कविताएं बहुत कम मिलती हैं। और इनकी जो भाषा है वो बहुत सहज थी, और मुहावरे का प्रयोग है, लोकोक्तियों का प्रयोग है, फारसी प्रभाव ज़्यादा है क्योंकि जो घनानंद है, आप जैसा कि आपने पिछले सेमेस्टर पढ़ा था अपने सेकेंड सेमेस्टर में, कि उनकी जो कविताएं थी वो उनके सुजान के प्रति है। सुजान को भी कहीं उनकी प्रेमिका के रूप में देखी जाती है, तो कहीं उनकी जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा जो है उस रूप में भी देखा जाता है। इसमें सांस्कृतिक और राजनीतिक मतलब चेतना भी मतलब उसका भी चित्रण किया जाता है इन कविताओं में। अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो प्रमुख कवि कौन कौन से। पहले हैं घनानंद, जन्म 1764 संवत, मुगल दरबार में मुंशी, सुजान से प्रेम, वृंदावन में वैराग्य। मतलब कि इनका जो मेन जो फोकस था कविताओं में एक तरह से एक विरह में ही था। विरह पे इन्होंने ज़्यादा कविताएं लिखी हैं और ये मुगल दरबार के राजकवि थे। आगे है ग्रंथ, सुजान सागर, विरह लीला, रस केलीवली। इनकी विशेषता है वियोग, श्रृंगार, मर्म स्पर्शी प्रेम, ब्रजभाषा में सफाई। मतलब कि जो इनकी रचनाएं है वो सुजान सागर है, विरह लीला है, इनकी विशेषता है वियोग, श्रृंगार यानी कि जो प्रेमी प्रेमिका का मिलन, यहाँ पे जो बिछड़ाव है उस पर बात करते हैं। आगे आलम है, 1740 से 1760 संवत तक। यहाँ पे मुअज्जम शाह के आश्रित राज दरबारी कवि थे और शेख के। और यहाँ पे जो इनका ग्रंथ है आलम केली, इनकी विशेषता है प्रेमोन्मत्त, हृदय तत्व प्रधान, फारसी प्रभाव और शब्द वैचित्र्य। आगे है इसमें बोधा, राजापुर के पन्ना राजा के दरबार कवि थे। सुजान वेश्या से प्रेम मतलब देश निकालना, इस प्रकार की जो इनकी कविताओं में पाया जाता है। और जो इनका ग्रंथ है विरह वारिश और इश्कनामा, और इनकी विशेषता है मर्म स्पर्शी प्रेम, भावुक और फारसी प्रभाव। यानी कि जो इनके जो भाषा है उसमें भी कहीं कहीं जो फारसी भाषा है उसका प्रभाव नजर आता है। आगे है ठाकुर, जन्म ओरछा में हुआ है 1823 संवत में, जोधपुर बिजावर में सम्मान। ग्रंथ है ठाकुर ठसक संग्रह है ये। विशेषता है एकांतिक प्रेम, फारसी प्रभाव, सहज भाव, बोलचाल की भाषा। आगे है इसमें गिरिधर कविराय 18वीं सदी के हैं, और नीति कुंडलियाँ, और इनकी जो विशेषता है सहृदयस्थों के सलाहकार, सरल भाषा, जैसे दौलत पायन कीजिए सपन में अभिमान। आगे है अन्य में देखें तो लाला, यहाँ पे लाल सुदन और यहाँ पे दिग्विजय मतलब देव आदि हैं, ये अन्य जो कवि हैं वो आते हैं। यह युग हिंदी काव्य में नियमबद्धता से स्वच्छंदता की ओर संक्रमण का है। रीतिबद्ध में नियम, रीति सिद्ध में संतुलन, रीति मुक्त में भाव प्रधान बताए गए हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो नियम को पालन करने वाले, फिर नियम में बधे लेकिन नियमों का मतलब उन्होंने लिखा नहीं। फिर लास्ट में ये था कि जिन्होंने स्वतंत्र होकर किसी भी नियम का पालन नहीं किया। तो आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।